जय श्री राम दोस्तों। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे गद्दार हुए जिन्होंने भारत को अंग्रेजों और विदेशी ताकतों का गुलाम बनाने पर मजबूर कर दिया। धोखा, विश्वासघात, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी तबाह करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई अपना जो हमारी कमजोरी और ताकत के बारे में अच्छे से जानता है, अगर वही हमारे साथ धोखा कर दे तो ऐसी जंग को जीत पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इस तरह से साम्राज्य को भी खत्म किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय इतिहास के ऐसे 5 गद्दारों के नाम बताने वाली हूँ जिनके कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारत कई सौ साल तक मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहा। और इन्हीं गद्दारों के कारण करोड़ों भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों करोड़ों लोगों ने गुलामी के दौरान विदेशियों के अत्याचार सहे। दोस्तों, एक समय पर हमारा भारत इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया को एक समय पर जीतने वाले सिकंदर को भी भारत से हार कर जाना पड़ा। भारत की इसी ताकत के कारण कई सौ साल तक दूसरे राजाओं की भारतीय राजाओं के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। पर सम्राट अशोक और उनके वंशजों के बाद भारत का समय धीरे धीरे बदलने लगा और नए भारतीय राजाओं को केवल सत्ता की भूख ने पूरी तरह अंधा कर दिया। जिसके बाद समय समय पर भारत में कई ऐसे गद्दार पैदा हुए जिन्होंने अपने ही देश को बेचने में भी देर नहीं की और भारत के लिए एक कलंक बन गए। नंबर 1 है मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था, लेकिन उसे यह गद्दी उसकी मेहनत से नहीं बल्कि धोखे से मिली थी। और हम यह कह सकते हैं कि उसने इस गद्दी के लिए पूरे देश की सत्ता को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। शुरू में मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, पर वो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। इसलिए मौका मिलने पर उसने प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर एक राजनीति बनाई, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने का लालच दे दिया। जिसके बाद उसने अपने ही राजा सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर उसने सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा दिया। युद्ध जीतने पर उसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का शासक तो बना दिया गया, पर कुछ समय शासन के बाद अंग्रेजों ने उसे भी नहीं छोड़ा और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे भी मार डाला। और यहाँ पर भी अंग्रेजों का साथ एक और गद्दार शासक मीर कासिम ने दिया। वह बात अलग है कि अंग्रेजों ने उसे भी कुछ समय बाद मरवा दिया। नंबर 2, जयचंद। कन्नौज राज्य का राजा जयचंद राठौर राजवंश से आता था, जिसकी महान राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ एक पुरानी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी के कारण इन दोनों राज्यों के बीच बड़े युद्ध भी हुए, लेकिन लगभग सभी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते। एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयुक्ता से विवाह किया। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तो अपनी दुश्मनी भुला दी और जयचंद को अपने दाहिने हाथ की तरह मान लिया था। लेकिन जयचंद कभी भी पृथ्वीराज से अपनी दुश्मनी नहीं भुला सका और मन ही मन उसने पृथ्वीराज से बदला लेने की सोची और यह मौका उसे मोहम्मद गौरी के रूप में मिला, जब उसने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में अपने राज्य की सेना को पृथ्वीराज के खिलाफ खड़ा कर दिया। तब इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो गई, पर जयचंद को भी अपने कर्मों की सजा मिली, क्योंकि गौरी ने युद्ध जीतने के बाद राजा जयचंद को भी मार दिया। राजा जयचंद की पृथ्वीराज से गद्दारी को देखते हुए उसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार भी कहा जाता है, क्योंकि राजा जयचंद की गद्दारी के बाद मोहम्मद गौरी ने पूरे भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत की और धीरे धीरे इस्लामिक शासन भारत के दूसरे राज्यों में फैलता चला गया। शायद इसीलिए जयचंद के धोखे को देखते हुए आज के समय किसी भी धोखेबाज के लिए जयचंद का नाम किसी गाली की तरह है। और जयचंद की गद्दारी पर एक मुहावरा भी काफी फेमस है, जिसमें कहा गया है कि जयचंद, तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद को आबाद कर दिया। नंबर 3, मानसिंह। महाराणा प्रताप इस देश के सबसे महान राजाओं में से एक हैं, जिन्हें हराना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। महाराणा प्रताप अखंड भारत में मुगलों के खिलाफ इकलौते ऐसे दीवार बनकर खड़े हुए थे जो भारत में मुगल शासकों को आने से रोक सकते थे। पर अजमेर राज्य के राजा मानसिंह ने देश की मिट्टी के लिए लड़ने के बजाय मुगलों का साथ दिया और मुगलों को भी पता था कि राजा मानसिंह को भारत की परिस्थितियों में लड़ने का काफी अच्छा अनुभव है। इसीलिए मुगलों ने मानसिंह को अपनी सेना का प्रमुख बनाया हुआ था। मानसिंह की गद्दारी के कारण समय समय पर महाराणा प्रताप को कई जानलेवा हमले का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण कई समय तक महाराणा प्रताप को अपना समय जंगलों में गुजारना पड़ता था। इसी दौरान भी
वह हमेशा मुगलों को हराने के लिए रणनीति बनाते रहते थे। उन्होंने इस दौरान काफी मुश्किल समय भी काटा है, यहाँ तक कि उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी। यहाँ जंगल में रहना उनके लिए किसी तपस्या की तरह साबित हुआ और जब वह जंगल से बाहर आए तो उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए जब महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया तब मुगलों के सेनापति बने मानसिंह को महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य के चलते युद्ध में हरा दिया और मानसिंह को उसकी गद्दारी के लिए मार दिया, जिसके बाद लंबे समय तक अकबर को भी महाराणा प्रताप से छुपकर रहना पड़ा था। नंबर 4, फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष को भी भारत के सबसे बड़े गद्दारों में से एक कहा जाता है, क्योंकि यही वह गद्दार था जिसने असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गद्दार को सरकारी गवाह के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उसने सरकारी गवाह बनकर पंडित आजाद के शव की भी पहचान की थी। कई बार तो यह भी सामने आया है कि अंग्रेजों ने फणींद्रनाथ को कई और स्वतंत्रता संग्रामियों के खिलाफ एक मोहरे की तरह झूठी गवाही देने के लिए प्रयोग किया था और न जाने किन लालच के कारण फणींद्रनाथ ने अपने ही दोस्त और अपने ही देश के साथ गद्दारी की, लेकिन उसकी गद्दारी ही उसकी मौत की वजह भी बनी, क्योंकि जेल से भागकर भगत सिंह के साथी योगेंद्र शुक्ला बी गुलामचंद ने 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से गद्दार फणींद्रनाथ की हत्या करवा दी और इस हत्या को अंजाम योगेंद्र शुक्ला के भतीजे बैकुंठ शुक्ला ने दिया। कहा जाता है कि बैकुंठ शुक्ला ने फणींद्र को उसकी गद्दारी के लिए काफी बेरहमी से मारा था, या फिर ये कहूँ कि इतना घायल कर दिया था कि कई हफ्तों तक अस्पताल में भी भर्ती रहने के बाद तड़पते हुए फणींद्र को काफी पीड़ा सहने के बाद मौत हो गई। 6 जुलाई 1933 में बैकुंठ शुक्ला को हाजीपुर पुल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें भी फांसी पर लटका दिया। नंबर 5, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का भारत को आजादी दिलाने में एक अहम रोल रहा है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि इस कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स ने इतिहास में भारत को कई घाव दिए हैं। अब आप उन्हें गद्दार कहिए या फिर उन्हें लीडरों की अयोग्यता, ये आपके ऊपर है, लेकिन भारत को धर्म के नाम पर पाकिस्तान और भारत जैसे दो अलग अलग हिस्सों में बांट देना, इसके अलावा सही समय पर कश्मीर में अपनी सेना भेजकर पाकिस्तानी सेना को पीछे न धकेलना, यहाँ तक कि चीन के हमला करने पर उन्हें तुरंत जवाब न देना, यह कांग्रेस लीडर्स या फिर हमारे पहले प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू की ऐसी कई गलतियां हैं जिनका परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। वरना आप ही बताइए, क्या किसी देश को उसमें रहने वाले लोगों को धर्म के आधार पर बांटना सही है? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोचकर देखिए, अगर आज के समय में भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग भारत के हिस्सों का बंटवारा करने लगे तो भारत के कितने हिस्से हो जाएंगे? आपको इसी सवाल से आपका जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे अखंड भारत के हिस्सों का भारत से अलग होना भारत के लिए कितनी बड़ी चोट थी और ये कई बार साबित हो चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो आजादी के समय इस बंटवारे को रोक सकती थी, पर यह बंटवारा हुआ और बंटवारे के कागजों पर जवाहरलाल नेहरू ने खुद साइन किए थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।